साल 2005 में एक एयरबस A340 जो साउथ अफ्रीका से लंदन जा रही थी, अचानक अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड से हजारों फीट नीचे गिरने लगी। पैसेंजर्स की सीट बेल्ट लाइट जल उठी। कुछ लोग घबरा गए, लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं थी। पायलट ने जानबूझकर प्लेन को नीचे लाया था, क्योंकि इंजन उस ऊंचाई पर पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दे पा रहे थे। यह घटना एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है, जिसे शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जब भी फ्लाइट में बैठते हैं, तो प्लेन एक तय ऊंचाई पर जाकर स्थिर हो जाता है, आमतौर पर 10 से 12 किलोमीटर के बीच। लेकिन प्लेन इससे ऊपर, यानी 15, 20 या 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ते? आखिर स्पेस भी तो सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है। तो बीच का यह हिस्सा प्लेन्स के लिए फॉरबिडन जोन क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक वजह में नहीं, बल्कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग और इंसानी शरीर की सीमाओं के मिले जुले कॉम्बिनेशन में छुपा है। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन उड़ते कैसे हैं। एक एयरक्राफ्ट का विंग एक खास शेप में डिजाइन किया जाता है, जिसे एयरफॉयल कहा जाता है। जब हवा इस विंग के ऊपर और नीचे से गुजरती है, तो ऊपर की हवा तेजी से बहती है, जिससे वहां प्रेशर कम हो जाता है, और नीचे की हवा धीमी बहती है, जहां प्रेशर ज्यादा रहता है। यह प्रेशर का फर्क लिफ्ट पैदा करता है, जो प्लेन को हवा में ऊपर उठाए रखता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, यह पूरा सिस्टम हवा के मॉलिक्यूल्स पर निर्भर करता है। जितनी सघन हवा होगी, यानी जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रति क्यूबिक मीटर मौजूद होंगे, उतनी ही ज्यादा लिफ्ट जनरेट होगी। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। समुद्र तल पर हवा की डेंसिटी लगभग 1.225 किलोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटकर लगभग 1/4 रह जाती है। और अगर हम 20 किलोमीटर पर चले जाएं, तो यह डेंसिटी और भी कम हो जाती है, इतनी कम कि विंग्स को पर्याप्त लिफ्ट जनरेट करने के लिए बेहद तेज स्पीड चाहिए होगी। असल में एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए यह मुमकिन नहीं रह जाता, क्योंकि इंजन भी उसी पतली हवा में सांस लेते हैं और वहां उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब बात करते हैं इंजन की। कमर्शियल एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजिन्स, जिन्हें टर्बोफैन इंजिन्स कहा जाता है, अपने काम के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं। इंजन के फ्रंट में एक बड़ा फैन हवा को अंदर खींचता है। यह हवा कंप्रेसर में जाकर दबाई जाती है, फिर फ्यूल के साथ मिलाकर जलाई जाती है, और यही कंबस्शन प्लेन को आगे बढ़ने के लिए थ्रस्ट देता है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ जैसे जैसे हवा पतली होती जाती है, इंजन में उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी उसे कुशलता से जलने के लिए चाहिए। नतीजा यह होता है कि इंजन की थ्रस्ट कम हो जाती है, और एक तय ऊंचाई के बाद इंजन इतना थ्रस्ट ही नहीं बना पाते कि प्लेन को हवा में स्थिर रख सकें। यही वजह है कि 2005 वाली उस एयरबस A340 की घटना में पायलट को नीचे आना पड़ा था। इंजन उस थिन एयर में अपनी क्षमता खो चुके थे। अब यहां एक दिलचस्प सवाल आता है, अगर हवा पतली होने से दिक्कत है, तो प्लेन तेज स्पीड से क्यों नहीं उड़ते, ताकि कम डेंसिटी की भरपाई हो सके? असल में कुछ हद तक यही तो होता है। पतली हवा में तेज स्पीड से उड़ने के लिए ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है, और एक पॉइंट के बाद यह इतना महंगा हो जाता है कि कमर्शियल एविएशन के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता। एयरलाइंस के लिए फ्यूल कॉस्ट उनके ऑपरेटिंग खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए वे एक ऐसी ऊंचाई चुनते हैं जहां लिफ्ट और ड्रैग के बीच बेहतरीन बैलेंस बना रहे। यही वजह है कि ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स 10 से 12 किलोमीटर के बीच क्रूज करती हैं। इसे उनकी स्वीट स्पॉट भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं एक और फैक्टर की, जो शायद उतनी चर्चा में नहीं आती, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह है इंसानी शरीर की सीमाएं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा का प्रेशर भी कम होता जाता है। 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम होता है कि अगर किसी वजह से केबिन प्रेशराइजेशन फेल हो जाए, तो इंसान कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो सकता है। इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है। इसीलिए एयरक्राफ्ट के केबिन को आर्टिफिशियली प्रेशराइज किया जाता है, ताकि अंदर का माहौल लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई जैसा फील हो, भले ही बाहर प्लेन 12 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा हो। लेकिन यह प्रेशराइजेशन सिस्टम भी अनंत नहीं है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर प्लेन जाएगा, बाहर और अंदर के प्रेशर का अंतर उतना ही बढ़ता जाएगा, और इस फर्क को झेलने के लिए एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज
यानी उसके बॉडी स्ट्रक्चर को उतना ही मजबूत बनाना होगा। यह प्रेशर डिफरेंस लगातार मेटल पर स्ट्रेस डालता है, जिसे इंजीनियर्स मेटल फटीग कहते हैं। हर बार जब प्लेन जमीन पर होता है और फिर ऊंचाई पर जाता है तो फ्यूसलाज फूलता और सिकुड़ता है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह। यह साइकिल जितनी ज्यादा एक्सट्रीम होगी, उतनी ही जल्दी मेटल में माइक्रो क्रैक्स बनने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इंजीनियर्स एक ऐसी ऑप्टिमम ऊंचाई डिजाइन करते हैं जहां यह स्ट्रेस मैनेजेबल रहे। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने का मतलब होगा प्लेन की बॉडी को कहीं ज्यादा मजबूत और भारी बनाना, जो सीधे फ्यूल एफिशिएंसी और कॉस्ट को प्रभावित करेगा। अब एक और एंगल से इस सवाल को देखते हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के हिसाब से। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में बंटा है। सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, जो जमीन से लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक फैली होती है। ये ऊंचाई पोल्स के पास कम और इक्वेटर के पास ज्यादा होती है। इसी लेयर में हमारा मौसम बनता है। बारिश, तूफान, बादल, टर्बुलेंस, ये सब ट्रोपोस्फेयर की ही घटनाएं हैं। इसके ठीक ऊपर एक बहुत पतली ट्रांजिशन लेयर आती है, जिसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है, और उसके बाद शुरू होता है स्ट्रेटोस्फीयर। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर कमर्शियल फ्लाइट्स जानबूझकर ट्रोपोस्फीयर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से या ट्रोपोपॉज के नजदीक क्रूज करती हैं। इसकी वजह यह है कि यहां मौसम से जुड़ी टर्ब्यूलेंस कम मिलती है, क्योंकि ज्यादातर तूफान और बादल ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही सीमित रहते हैं। साथ ही यहां हवा इतनी पतली भी नहीं होती कि इंजन और विंग्स पूरी तरह से अपनी परफॉर्मेंस खो दें। यह एक गोल्डन जोन है, जहां न बहुत ज्यादा मौसम की टर्ब्यूलेंस है, न बहुत ज्यादा पतली हवा। यही वजह है कि यह ऊंचाई कमर्शियल एविएशन के लिए इतनी पॉपुलर है। तो फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स इससे ऊपर कैसे उड़ जाते हैं? आपने सुना होगा कि कुछ फाइटर जेट्स 20 किलोमीटर से भी ऊपर उड़ान भर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका डिजाइन बिल्कुल अलग होता है। उनके पास ज्यादा पावरफुल इंजन होते हैं, जो आफ्टर बर्नर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा थ्रस्ट पैदा करते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी हल्का और ज्यादा मजबूत मटेरियल से बनाया जाता है, और उनमें पैसेंजर्स को कंफर्टेबल रखने की कोई मजबूरी नहीं होती, जैसे कमर्शियल प्लेन में होती है। लेकिन फिर भी इन फाइटर जेट्स के लिए भी एक लिमिट होती है, जिसे कहा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग लिमिट। यह वह ऊंचाई है, आमतौर पर लगभग 19 किलोमीटर, जिसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इंसान का खून बिना प्रेशर सूट के लिटरली उबलने लगता है। क्योंकि प्रेशर इतना कम हो जाता है कि शरीर के तरल पदार्थ अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, भले ही टेम्परेचर सामान्य हो। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड पायलट्स को स्पेशल प्रेशर सूट पहनने पड़ते हैं, बिल्कुल स्पेस सूट्स जैसे। अगर हम इससे भी ऊपर जाएं, कहीं 30 से 50 किलोमीटर के आसपास, तो हम स्ट्रेटोस्फीयर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां हवा इतनी पतली हो चुकी होती है कि पारंपरिक जेट इंजिन्स वहां काम ही नहीं कर सकते। यहां तक कि सबसे एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी इस ऊंचाई पर सामान्य विंग्ड फ्लाइट से नहीं उड़ सकते। इसीलिए हाई एल्टीट्यूड बैलून्स या रॉकेट्स जैसी अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो लिफ्ट के लिए हवा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि थ्रस्ट या बॉयंसी पर निर्भर करती हैं। एक रॉकेट को हवा की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वह अपने साथ ऑक्सीडाइजर लेकर चलता है। इसीलिए वह स्पेस के वैक्यूम में भी काम कर सकता है, जहां कोई एयरक्राफ्ट कभी नहीं जा सकता। तो अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठें और खिड़की से बाहर देखें, तो याद रखिएगा कि आपका प्लेन एक बहुत बारीक बैलेंस पॉइंट पर उड़ रहा है। यह ऊंचाई किसी रैंडम डिसीजन से तय नहीं होती, बल्कि इसके पीछे फिजिक्स के कई नियम, इंजीनियरिंग की सीमाएं, इकोनॉमिक्स की मजबूरियां और इंसानी शरीर की नाजुकता, यह सब मिलकर काम करते हैं।